आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रविवार रात एक शख्स की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। 35 साल के युवक की हत्या उस समय हुई जब बीती रात घर के बगल स्थित हनुमान मंदिर में वो सो रहा था। पुलिस अब हत्या के पीछे के कारणों की तलाश कर रही है। बता दें कि कुमारगंज थाना इलाके के भुआपुर गांव स्थित हनुमान मंदिर में सो रहे पंकज शुक्ला की हत्या की जानकारी परिजनों को रविवार सुबह हुई। मृतक अमेठी के शिवरतनगंज क्षेत्र का रहने वाला था और करीब 2 माह से अपने मामा शिव नारायण के घर रह रहा था। रोजाना की तरह पंकज शुक्ला खाना खाने के बाद घर के सामने बने हनुमान मंदिर पर सोने चला गया। रविवार की सुबह जब उसके मामा के घर के लोग मंदिर पर गए तो पंकज का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। उसके गले को धारदार हथियार से रेता गया था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसके शव को पंचनामे के लिए भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अयोध्या जनपद का भुआपुर गांव अमेठी जनपद के बॉर्डर के पास स्थित है। पंकज अपने मामा के घर आता जाता रहता है क्योंकि यहाँ से उसका घर भी नजदीक था। बीच बीच में वो यहाँ से अपने घर भी जाया करता था। पुलिस की माने तो मृतक युवक के परिजनों में जमीनी विवाद भी चल रहा था। वो अपनी मां चंद्रावती को लेकर अक्सर इसी जमीन विवाद की पैरवी करने जाया करता था, जबकि इसके परिवार के अन्य सदस्य मुंबई में रहते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो एक दिन पहले ही पंकज का किसी से विवाद भी हुआ था, इसीलिए पुलिस इन बिंदुओं को हत्या की वजह से मानकर पड़ताल कर रही है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के सफाये में जुटे हुए हैं। रोजाना आतंकियों से मुठभेड़ की खबरें सामने आती हैं, जिसमें आतंकियों को या तो ढेर किया जाता है या कुछ खुद सरेंडर कर देते हैं। लेकिन कश्मीर से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो सेना और सुरक्षा बलों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। कश्मीर के रीसी जिले में सुरक्षा बलों ने नहीं बल्कि गांव के ही लोगों ने 2 आतंकियों को पकड़ा है। दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। दोनों ही तुकसान गांव में छिपे हुए थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें धर दबोचा। आतंकियों को पकड़ने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों की इस बहादुरी के लिए डीजीपी ने उन्हें 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, जिसके तहत अब तक सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस ऑपरेशन के बाद सीमा पर घुसपैठ भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन पिछले दिनों टारगेट किलिंग के तहत हुई हत्याओं से सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। आतंकी आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग प्रवासी हैं। ऐसे में कश्मीर के लोगों में भी आतंकियों को लेकर गुस्सा भर चुका है। इसीलिए बिना किसी डर के अब आतंकियों को पकड़वाने में सेना की मदद की जा रही है। पुलिस और सेना ने लोगों की इस साहस की तारीफ की है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पूरी घाटी की सुरक्षा टाइट है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा उपचुनाव में 2 प्रमुख सीट गंवाने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी इकाइयों के अध्यक्ष पद को भंग कर लिया है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई गई है। सपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर रविवार को ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और अन्य सभी इकाइयों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को भंग कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राज्य और कार्यकारिणी को भी भंग किया गया है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति यथावत रखी गई है, उसे भंग नहीं किया गया है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव ने ऐसा निर्णय लिया है। इससे पहले 2019 में भी ऐसा शायद वो कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भी ठीक ऐसा ही फैसला लिया गया था। सपा की 80 में से केवल 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी, जिसके बाद आज ही के दिन
सपा ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी इकाइयों के अध्यक्ष को हटा दिया है। उस वक्त भी नरेश उत्तम पटेल की प्रदेश अध्यक्ष ही थे। बता दें कि हाल ही में संपन्न रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। रामपुर आजम खान और आजमगढ़ अखिलेश के पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। दोनों ही सीटों को गंवाने के बाद सपा आत्ममंथन के मूड में आ गई है। बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जिसे पास कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में गुजरात दंगों को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका स्वागत किया गया। वहीं बीजेपी की इस बैठक में ये भी कहा गया कि अपमान सहने के बावजूद पीएम मोदी इस पूरे मामले पर चुप रहे। वहीं इस दौरान केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का भी स्वागत किया गया। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के पहले दिन हमारे आर्थिक संकल्प पर चर्चा की। आज दूसरे दिन राजनीतिक संकल्प पर चर्चा की बारी है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पेश किया और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। हेमंत बिस्वा ने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि पीएम पर जो भी आरोप लगाए गए थे उसे एससी ने पूरी तरह से झूठा करार दिया। वहीं इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने आगे कहा कि हर जांच में मोदी बेदाग रहे। बीजेपी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ एक विचारधारा वाले पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन आरोपों को प्रसारित किया। वहीं हेमंत बिस्वा ने कहा कि कांग्रेस हताशा और निराशा में है। धारा 370 खत्म करके विरोध से लेकर वैक्सीन के विरोध तक उदाहरण देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस राजनीति को एक परिवार की जागीर समझती है, वहीं हम देश की सेवा समझते हैं। देश भर में नुपुर शर्मा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। नुपुर शर्मा को अपने विवादित बयान के कारण सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार मिली है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि देश में आपकी वजह से माहौल खराब हुआ है। उसके बाद बीजेपी के विरोधियों का हमला शुरू हो गया है। अब बयानबाजी के दौर में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की भी एंट्री हो गई है। शिवपाल यादव ने कहा है कि किसी को भी दूसरी की भावनाओं को और आस्थाओं को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए, ऐसा किसी को अधिकार नहीं है। शिवपाल यादव ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सवाल किया और कहा कि सभी को समान रूप से कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने उदयपुर की घटना पर भी बयान दिया। प्रसपा प्रमुख ने कहा कि सभी को संविधान और कानून के अनुसार समान दंड दिया जाना चाहिए। अमरावती वाली घटना पर उन्होंने आगे कहा कि सभी सरकारों का काम है कि वे संविधान के अनुसार काम करें। अगर कोई संविधान की अवहेलना करता है तो कानून के अनुसार उसको सजा सुनाई जानी चाहिए। बता दें कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए थी। उनके विवादित टिप्पणी की वजह से पूरे देश का माहौल खराब हो गया है और सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है। जस्टिस पारदीवाला ये भी कह चुके हैं कि उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी ही जिम्मेदार है। बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर में 10 जून को हुए बवाल मामले में 8 नामजद आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद सहारनपुर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई थी। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ कई संगठनों ने आवाज उठाई थी। उनका दावा था कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर अखिल भारतीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोपियों की पैरवी की और इसके लिए केवल 1 रुपए की फीस ली गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इनमें से 7 आरोपी आज जेल से रिहा हो गए हैं। इनमें से एक युवक को रिहा नहीं किया गया है क्योंकि रिहाई के ऑर्डर में उसका नाम गलत था। उसे सोमवार को रिहा किया जाएगा। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद विरोध में देश भर में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे। कुछ जगहों पर प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया था। यूपी में भी सहारनपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुआ था। सहारनपुर में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की थी। 10 जून को हुए बवाल के बाद 2 मुख्य आरोपियों
मुजम्मिल और सलमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर नुपुर शर्मा के खिलाफ पोस्टर लगाने और भीड़ को भड़काने के आरोप थे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे असम की। आज के समय में समाज के लिए भूगर्भ में पेयजल का कम होना चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में बरसात के पानी को सदुपयोग करने की ये आधुनिक पद्धति समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का विषय है। ऐसे में असम के जोरहाटा के जिला उपायुक्त अशोक बर्मन की मुहिम रंग ला रही है, जहां जोरहाटा के ओल्ड सिविल कैंप में कैच द रेन ट्रैवल का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि जोरहाटा जिला प्रशासन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सौजन्य से बरसात के पानी का संरक्षण कर भूगर्भ का जल स्तर बढ़ाने के द्वितीय प्रकल्प कैच द रेन का उद्घाटन किया गया। विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने आज पुराने सिविल अस्पताल परिसर में बने इस प्रकल्प का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला उपायुक्त अशोक कुमार बर्मन ने भाजपा नेता ईश्वर प्रसन्न बरदेल, नगर पालिका के अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि जिला उपायुक्त बर्मन के प्रयास से बरसात के पानी को संरक्षित कर पीने योग्य बनाने की योजना सकारात्मक नजर आ रही है। बर्मन ने कहा कि जिले के विभिन्न स्थानों में सरकारी कार्यालयों में मौजूद 10 डेड बोरवेल में वैज्ञानिक पद्धति से पानी को संरक्षित करने की व्यवस्था की जाएगी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मैनपुरी की। मैनपुरी में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां जुआरियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 23 जून को थाना बेवल में जुआ खेलने को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया था, जिसमें युवक लवी शुक्ला पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लोहे की सरिया से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे असम की। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर में श्री अग्रसेन मिलन मंदिर विवाह भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां जनमान्य लोगों की उपस्थिति में वर वधू के 25 जोड़े वैदिक रीति रिवाज के अनुसार शादी के बंधन में बंधे। 7 फेरों के 7 वचन को आजीवन निभाने का संकल्प लेते हुए वर वधुओं ने एक दूसरे का वरमाला पहनाकर शादी को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर उपस्थित समाज के प्रतिष्ठित वर्ग ने समस्त वर वधुओं के लिए सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रकट की। वहीं सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता मुनका परिवार के सदस्यों ने बताया कि सामूहिक विवाह की ये परंपरा वर्षों से पुरानी चली आ रही है। हमारे देश में सामूहिक विवाह एक सम्मानीय परंपरा के रूप में स्थापित हो चुकी है। समाज के सजग और संवेदनशील व्यक्तियों की पावन चेष्टा के फलस्वरूप असंख्य लोग वैवाहिक जीवन का सुख भोगते आ रहे हैं। सामूहिक विवाह का मूल उद्देश्य आर्थिक संकट और रूढ़िवादी विचारधारा को मिटाना है। इस मांगलिक कार्य को सफल बनाने के लिए मुनका परिवार के साथ धर्म जागरण समन्वय विभाग ने सभी का धन्यवाद भी व्यक्त किया। वहीं इसको लेकर सामूहिक विवाह समारोह के आयोजनकर्ता महेश मुनका का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मैं महेश मुनका परिवार की ओर से और असम धर्म जागरण समन्वय विभाग की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से और हमारे पूज्य पिताजी माताजी की प्रेरणा से आज 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न किया जा रहा है। मैं सभी वर वधू को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। यह हमारे मुनका परिवार की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें हमें असम धर्म जागरण समन्वय विभाग का पूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का आभारी हूँ। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।